हेलो एवरीवन, मैं मयंक शर्मा राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट यू मीन बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज to communicate the description about technical object or engineered items with follow some proper rules। जैसे हर एक भाषा का अपना ग्रामर होता है और ग्रामर एक रूल्स रहता है जो उस लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं, तो क्या यह सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, और ये करेक्ट भी नहीं है। ठीक वैसे ही जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो भी एक लैंग्वेज है, ग्राफिकल लैंग्वेज है, तो उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और जब उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसी ड्राइंग को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। तो क्या मेरी ड्राइंग, अगर आपने मेरी ड्राइंग बना दी तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है? नहीं। क्या आपने किसी पेड़ पौधे की ड्राइंग बना दी तो क्या ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है? नहीं। तो फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी टेक्निकल ऑब्जेक्ट या इंजीनियर आइटम की जो ड्राइंग होती है, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग with follow some proper rules and regulation accordance with BIS. So we can see here the definition of engineering drawing. Engineering drawing is a graphical way. Important thing is a graphical way to convey an unambiguous and accurate. Unambiguous means correct and accurate description necessary for engineered items. मैंने अभी आपको बताया कि किसी इंजीनियर्ड आइटम्स की जो ड्राइंग रहती है प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये जो ड्राइंग रहती है वो ऐसी बनाई जाती है कि वो कंप्लीट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन उस आइटम्स का डिस्क्राइब कर सके, कम्युनिकेट कर सके। इट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड कन्वेंशंस फॉर लेआउट। जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि हर एक लैंग्वेज का कुछ ग्रामर होता है, वैसे ही इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ स्टैंडर्ड कन्वेंशंस होते हैं। उस कन्वेंशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, और जब हम उस कन्वेंशंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं और जो ड्राइंग बनती है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। इस एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उसे 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि उसने इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को 10 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट लाइंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ लेटरिंग, इससे रिलेटेड है। जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है आपका डायमेंशन टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड कन्वेंशन। वैसे ही थर्ड चैप्टर स्केल एंड इंजीनियरिंग कर्व, फोर्थ चैप्टर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फिफ्थ प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट्स। और वैसे ही टोटल 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ये सारे वो 10 चैप्टर हैं जो आपने अपने इंजीनियरिंग के समय पढ़े होंगे। इसमें खास बात ये है, सभी को ध्यान देने वाली बात इसमें एक खास चीज ये है कि जो इसका 10th चैप्टर है बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड, ये पिछले 2-3-4 साल में ये जो पार्ट है वो ऐड हुआ है इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी। मतलब जिसने बीई की होगी आज से 5-8-10 साल पहले, उसने ये ऑटोकैड वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा। ये ऑटोकैड वाला जो पोर्शन है वो इंजीनियरिंग के सिलेबस में अभी ऐड हुआ है, और उससे इस पार्ट से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पार्ट है। मैं फिर से आपको ये बात जोड़ दे के बताना चाहता हूं कि जिसने 5-8 साल पहले अगर अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो ऑटोकैड वाला पोर्शन उसने बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ा होगा, जबकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल्ड में यहाँ पढ़ाऊँगा आने वाली क्लासेस में। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स में
आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। मैं बेसिकली आज आपको जो पढ़ाने वाला पार्ट हूं, मैं स्पेशली आज आपको इंजीनियरिंग स्केल्स इसको डील करूंगा। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले मैं कुछ चीजें बहुत ही शॉर्ट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो पार्ट्स हैं, ये चैप्टर 1 के आपके डिटेल्ड हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट स्केल, इंजीनियरिंग स्केल तक पहुंचने से पहले मैं बहुत शॉर्ट में इन चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूं। बाद में जब क्लासेस रेगुलरली चालू होगी तो मैं इसको डिटेल में वहां आपसे डिस्कस करूंगा। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको बस यहाँ पर कर लेता हूँ कि अगर हम ड्राइंग बनाने वाले हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्राइंग बनाने के लिए आपको एक ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्राइंग शीट में अगर आप ड्राइंग बनाते आए हैं हमेशा तो आपको उसे ड्राइंग बोर्ड में फिक्स करना पड़ता है ड्राइंग क्लिप की हेल्प से। तो आप उसकी हेल्प से आप ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए ज़रूरी रहती है वो रहती है पेंसिल्स। और पेंसिल्स के भी आप डिफरेंट ग्रेड यूज़ करते हैं, इसको भी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सभी ने यूज़ किया होगा अपनी इंजीनियरिंग के समय में, दैट इज़ कॉल्ड मिनी ड्राफ्टर और रोलर स्केल। तो मिनी ड्राफ्टर बेसिकली क्या होता है? मिनी ड्राफ्टर आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है मिनी ड्राफ्टर। तो बेसिकली अगर किसी ड्राइंग को अगर आपको बनाना है तो आपके पास तीन चीज़ें तो इनिशियली होनी ही चाहिए। एक ड्राइंग शीट या ड्राइंग कॉपी, उस ड्राइंग शीट या ड्राइंग कॉपी को अगर फिक्स करना है, ड्राइंग शीट है तो उसे फिक्स करने के लिए ड्राइंग बोर्ड रहता है विथ हेल्प ऑफ ड्राइंग क्लिप्स। देन आपके पास डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए और मिनी ड्राफ्टर। इसकी हेल्प से आप किसी ड्राइंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो आप सभी ने अपने ड्राइंग के समय यूज़ किया भी होगा। मैं बहुत ब्रीफ इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ड्राइंग बोर्ड, जैसा भी मैंने आपको बताया, ड्राइंग बोर्ड भी डिफरेंट साइज के अवेलेबल होते हैं, वो मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। मिनी ड्राफ्टर अभी मैंने आपको बताया, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपका मिनी ड्राफ्टर यूज होता है। ड्राइंग शीट, अब ड्राइंग शीट के भी डिफरेंट साइज होते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके ड्राइंग शीट के लेआउट को पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। खास बात यही है कि जब आपने इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तो वहाँ जिन चीज़ों को आप बड़े ही रफली तरीके से पढ़ के निकल गए होंगे, उन सारे टॉपिक से आपके ये मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज पैटर्न में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे ग्रिड रेफरेंस होता है ड्राइंग शीट में, उसके लेआउट में, जो आपने शायद उस समय ध्यान दिया ही नहीं होगा। उसमें एक ट्रिम्ड साइज होती है, एक अनट्रिम्ड साइज होती है, उसमें आपने ध्यान दिया नहीं होगा। एक होता है कि आप किस तरीके से फोल्ड करते हैं, उसके टोटल कितने फोल्ड होते हैं। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम जब अपनी यूनिवर्सिटी सिलेबस में पढ़ते हैं तो उन चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब एग्जाम होने वाला है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा आने वाली क्लासेस में। ड्राइंग शीट, ड्राइंग पेंसिल, इसके भी ग्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप जो ज्योमेट्री बॉक्स परचेस करते हैं उस पर कंपास होता है, जिसे आप राउंडर भी बोलते हैं। उसके भी डिफरेंट अलग अलग तरीके की उसकी वैरायटीज़ होती हैं। एक लार्ज कंपास होता है, एक शॉर्ट होता है। लार्ज कंपास से आप बड़े डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जो स्मॉल कंपास रहते हैं उससे एक लिमिटेड रेंज तक का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे वाली क्लास में आपको फिर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। तो आज की क्लास में मैंने इसको बड़े ही ब्रीफ में डिस्कस किया है। वैसी रोलर स्केल होती है, ये भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए काम आती है। इसने आज के टाइम में मिनी ड्राफ्टर को रिप्लेस कर दिया है। अगर अभी आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखते हैं तो जो एग्ज़ाम पहले बड़ी वाली ड्राइंग शीट में होती थी वैसी नहीं होती एग्ज़ाम। तो आपको ड्राफ्टर फिक्स करने के लिए उतना बड़ा बोर्ड रहता नहीं जो ड्राइंग टेबल होती है। तो आजकल जो ड्राफ्टर का वर्क है वो जो नए स्टूडेंट है वो रोलर स्केल से कर ले रहे हैं। एक होता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व वो पार्ट है
जो डिफरेंट जो कर्व्स होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड, उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्मूथली ज्वाइन करने के लिए जो कर्व यूज होता है दैट इज कॉल्ड फ्रेंच कर्व। वैसे ही सेट स्क्वायर होते हैं, सीट फास्टनर होते हैं। तो ये सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट थे जो ऑलरेडी आपने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में यूज किए होंगे। दिस इज द ड्राइंग बोर्ड, this is the size of drawing board, this is the drafter, this represent the drafter which you will use to draw parallel lines. This is a ruler scale, rolling roller. This also helps to draw parallel lines on the drawing sheet. This represents the T square used to draw horizontal lines on the drawing sheet. This is सेट स्क्वायर। आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स कभी परचेस किया होगा तो उसके प्लास्टिक के 2-3 आपको आइटम दिखे होंगे जो कि ट्रायंगुलर शेप के रहते हैं, इसे सेट स्क्वायर बोला जाता है। सेट स्क्वायर क्या करता है, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। सेट स्क्वायर के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है, एक 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर होता है। जब मैं आपको डिटेल में चैप्टर 1 की स्टडी करवाऊंगा उसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करूंगा। मैं ब्रीफली इसको एक बार आपको दिखाते हुए आगे बढ़ता हूँ ताकि आप कनेक्ट हो पाओ उन चीज़ों से जो काफ़ी पहले शायद आपसे छूट गई होंगी। This is a set square. This is a compass, large size compass, lengthening bar, short size. This all is used to draw circle or part of circle, that is a curve. This is the French curve. This curve is used to draw different points when we'll draw curve from different methods for smoothness. This is a protractor, this is a rounder, divider, pencils. It's very important to understand the grade of pencil. Pencils are available in different grades. इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल के अलग अलग ग्रेड्स आते हैं और अलग अलग ग्रेड्स की जो थिकनेस होती है, जो स्मूथनेस रहती है, जो डार्कनेस रहती है, वो अलग अलग रहती है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं जब इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल में डील करूंगा। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंजीनियरिंग स्केल। लेकिन इन टॉपिक को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी दिनों से ब्रेक रहा होगा। तो स्केल तक पहुँचने से पहले मैं इन चीज़ों को डील करना चाह रहा था। तो ये डिफरेंट जो आपके इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मैंने डील कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंजीनियरिंग स्केल। Then what you mean by scale? Scale is defined as the ratio of linear dimension of an element of an object on the drawing to the actual dimension of same element of same object itself. तो इस डेफिनेशन से एक्चुअल में हम समझते क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब ये कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी एक एलिमेंट की ड्राइंग में लेंथ डिवाइडेड बाय उसी एलिमेंट की जो एक्चुअल लेंथ है, इन दोनों का रेशियो जो होता है उसे हम बोलते हैं स्केल। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है रेशियो। स्केल इज द रेशियो। और ये किसका रेशियो है? लीनियर। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म, लीनियर डायमेंशन। तो एक्चुअल में जो स्केल है वो रेशियो है। और वो किसका रेशियो है? ड्राइंग लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ।
इन दोनों के रेशियो को ही बोला जाता है स्केल। ये जो आपने डेफिनेशन में इतने थोड़े से डिफिकल्ट टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, मैं उन्हें आसान करते हुए आपको ये बताता हूँ कि ये एक रेशियो है, और रेशियो किसका है? ड्राइंग लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ, दैट्स ऑल। यही स्केल की डेफिनेशन है। अब क्या ड्राइंग लेंथ होती है, क्या एक्चुअल लेंथ होती है, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कि सपोज आपको एक ट्रेन है और उस ट्रेन की लेंथ को अपनी ड्राइंग कॉपी या ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है। ट्रेन की लेंथ है सपोज 10 मीटर, तो आप अपनी ड्राइंग शीट या ड्राइंग कॉपी में 10 मीटर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप उसे ड्रॉ करने के लिए आपने उसे अज्यूम किया 10 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपकी ड्राइंग लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, आपकी एक्चुअल लेंथ क्या थी? 10 मीटर। तो ड्राइंग लेंथ 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ 10 मीटर, इन दोनों के रेशियो के ही स्केल बोला जाता है। ये हो गई स्केल की डेफिनेशन। यहां मैंने जो ये लिखे हुए हैं 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, ये जस्ट एज ए एग्जाम्पल है। सपोज you want to draw the height of your home or building on your drawing sheet, and suppose actual height of building is 8 meter, and for drawing purpose you have assumed it 8 meter equal to 8 centimeter, then according to definition of scale 8 centimeter divided by 8 meter is the scale. Similarly, if you want to draw size of any screw, length of any screw on your drawing sheet, अगर आप किसी स्क्रू की लेंथ को ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना चाहते हैं और स्क्रू की एक्चुअल लेंथ सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इस 1 सेंटीमीटर की लेंथ को ड्राइंग शीट या ड्राइंग कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसे केस में क्या करना पड़ता है? उसको कुछ एनलार्ज करके दिखाना पड़ता है। तो आपने उस स्क्रू की जो लेंथ 1 सेंटीमीटर है उसको मान लो आपने अज्यूम कर लिया 10 सेंटीमीटर, तो ड्राइंग लेंथ आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ है उसकी 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या है? आपका स्केल। तो स्केल इज द रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ, एंड इंपॉर्टेंट टर्म इज लेंथ, लीनियर डायमेंशन। It's not the ratio of volume or it is not the ratio of area, it is the ratio of length. स्केल में आगे बढ़ने से पहले, स्केल के प्रॉब्लम को ड्रॉ करने से पहले आपको यूनिट कन्वर्जन या यूनिट के रिलेशंस पता होने चाहिए। There are two types of system. First one is metric system, another one is British system. One kilometer equal to 10 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर किलोमीटर की सब यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट है। स्केल के प्रॉब्लम ड्रॉ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सब यूनिट क्या होती है। किसी यूनिट की जो जस्ट छोटी यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड सब यूनिट। इन जनरल पर्पस वी आर जनरली यूज्ड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमें ऐसा लगता है कि किलोमीटर से छोटी यूनिट मीटर होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किलोमीटर की जो सब यूनिट है वो होती है हेक्टोमीटर। सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। वन डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू
10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो किलोमीटर की सब यूनिट हुई हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर की सब यूनिट हुई डेकामीटर, डेकामीटर की सब यूनिट हुई मीटर, मीटर की सब यूनिट मतलब उससे जस्ट छोटी यूनिट डेसीमीटर। तो ये जो सिस्टम होता है ये होता है आपका मैट्रिक सिस्टम। ये यूनिट के रिलेशन से, ये भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और वैसे भी स्केल के प्रॉब्लम्स ड्रॉ करने के लिए इसके रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको बताया रिलेशंस, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक वैसे ही एक सिस्टम होता है ब्रिटिश सिस्टम लीनियर मेजरमेंट का, जिसमें लीग, माइल, फरलॉन्ग। कभी आपने क्रिकेट देखा होगा तो उसमें बोलते हैं कि इतने माइल्स की रफ्तार से गेंद फेंकी, फिर उसको किलोमीटर में भी उसने कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, और ये जो होता है वो आपका मैट्रिक सिस्टम। ये कुछ एरिया का कन्वर्जन है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके लॉजिक्स नहीं है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा और ये चीजें वहां पर आपकी आगे यूज होंगी। Then next important thing is RF or representative fraction. और RF और स्केल फैक्टर। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है स्केल, उसको सॉल्व करने के लिए आपको RF के बारे में पता होना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता होगा या कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, ड्राइंग बनानी पड़ती है। लेकिन अभी ये जो आपका एग्जाम होने वाला है, क्या आपको इसमें ड्राइंग बनाने बोली जाएगी क्या नहीं बोली जाएगी? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको पूरी ड्राइंग बनाते नहीं रहना है। लेकिन जब आपने ड्राइंग बनाई होगी या जो ड्राइंग बनाई जाती है उससे क्या क्या क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में निकल सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चंस उसमें से निकल सकते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। इस टॉपिक से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो आपको आरएफ अच्छे से समझना है। आरएफ का फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन लेंथ ऑफ एलिमेंट इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है इसे मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था। कब? जब मैंने आपको स्केल की डेफिनेशन बताई थी, वहां भी मैंने आपको क्या बताया था कि स्केल क्या है, रेशियो है किसका, ड्राइंग लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ। तो जो आरएफ है वो कहीं ना कहीं स्केल की डेफिनेशन के बारे में ही बात करता है, या जो स्केल की डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं इस आरएफ के फॉर्मूले को ही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब अपन पर्टिकुलर आरएफ की स्केल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ अपन न्यूमेरिकल वैल्यू की बातें नहीं करते। लेकिन जब अपन आरएफ के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, कि आरएफ जो होता है वो हमेशा रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती है,
ये दो इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ध्यान रखना है। तो RF को मैं जल्दी से एक बार फिर से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने स्केल की डेफिनेशन हालांकि आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपको अपने घर की हाइट ड्रॉ करनी है, आपके घर की हाइट है सपोज 10 मीटर, और आप 10 मीटर अपनी ड्राइंग शीट में नहीं बना सकते, तो आप अपनी ड्राइंग शीट में आपने उसे अज्यूम किया 10 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो ड्राइंग में लेंथ क्या हो गई, आपकी बिल्डिंग की जो हाइट है उसको आप ड्राइंग में दिखा रहे हैं 10 सेंटीमीटर से, और एक्चुअल में जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है, घर की हाइट है, वो 10 मीटर है। तो यहां तक तो आपने स्केल की डेफिनेशन में भी देखा था। तो RF में खास बात क्या है, तो RF को ध्यान रखना है आपको। मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं कि RF यूनिटलेस होता है, देयर शुड बी नो यूनिट इन RF। तो आपको यूनिट को कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप यूनिट को कैंसिल करते हैं, 10 मीटर, 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 10 10 कैंसल, 1:100। इट इज द वैल्यू ऑफ RF। RF को हमेशा रेशियो के टर्म में दिखाया जाता है, आप इसे 0.01 नहीं लिख सकते। एंड सेकंड थिंग इज, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है। तो ये आपने RF की डेफिनेशन भी देख ली। देन according to RF there are three types of scale. According to RF there are three types of scale. First one is reducing scale. First one is reducing scale. As it's clear from name, this scale should be used to represent any large object in your drawing sheet with help of some reducing dimensions. कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को की एक्चुअल साइज को रिड्यूस करके दिखाने के लिए इस स्केल का यूज होता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि एक ट्रेन की लेंथ है या एक बिल्डिंग की हाइट है, एक्चुअल में वो 10 मीटर है, लेकिन आप उसकी एक्चुअल साइज को शो नहीं कर सकते, तो आपको शो करने के लिए उसे कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा उसकी साइज को। तो आपने 10 मीटर को क्या लिया था, 10 सेंटीमीटर लिया था। तो ऐसी स्केल को अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। सेकंड वन इज एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल कौन सी स्केल होती है, अगर किसी छोटे ऑब्जेक्ट को आपको अपनी ड्राइंग शीट में एनलार्ज करके रिप्रेजेंट करना है, तो वो जो स्केल यूज होती है उसे हम बोलते हैं एनलार्जिंग स्केल। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज आपको एक स्क्रू की लेंथ को ड्रॉ करना है, तो एक्चुअल लेंथ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उतना क्लियर विजन नहीं होगा, उसकी विजिबिलिटी बेहतर नहीं होगी, तो आप उसे कुछ एनलार्ज करके ड्रॉ करते हैं, तो उस स्केल को बोला जाता है एनलार्जिंग स्केल। एंड थर्ड वन इज फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल, सपोज इस पेन की लेंथ को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ ड्राइंग में, तो ये पेन की लेंथ क्लियरली विजिबल है। अगर मैं सेम लेंथ को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी इसके डायमेंशंस को। तो ना तो मुझे इसे एनलार्ज करके दिखाने की ज़रूरत है और ना ही मुझे इसके साइज को रिड्यूस करके दिखाने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्केल को बोला जाता है फुल साइज स्केल। और ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस्ड पे हैं, RF के बेस्ड पे हैं। तो तीनों ही स्केल के लिए कुछ RF की रेंज होगी। अब उस रेंज को अपन समझते हैं, ध्यान से देखिएगा
कि अगर मैं बात कर रहा हूँ रिड्यूसिंग स्केल की, मतलब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को आप साइज में छोटा करके दिखा रहे हैं, ड्राइंग में छोटा करके दिखा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आरएफ, जो ड्राइंग की लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ होती है, आरएफ का फॉर्मूला होता है। तो एक्चुअल साइज अगर बड़ी है और ड्राइंग लेंथ छोटी है तो उसे बोला जाता है रिड्यूसिंग स्केल। और इस केस में अगर ड्राइंग की लेंथ छोटी है और एक्चुअल लेंथ बड़ी है, मींस न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से अगर कम है, तो ऐसे केस में आर एफ की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो इन केस ऑफ रिड्यूसिंग स्केल, आर एफ शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। नेक्स्ट, एनलार्जिंग स्केल, किसी छोटे ऑब्जेक्ट को, मतलब एक्चुअल साइज जिसकी छोटी है और आप उसको ड्राइंग में बड़ा करके दिखा रहे हैं, ड्राइंग की लेंथ बिगर ले रहे हैं, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल लेंथ। तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा है तो ऐसे केस में हमेशा आर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर विच, फॉर एनलार्जिंग स्केल, आप किसी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखा रहे हैं, एनलार्ज करके उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, मतलब उसकी ड्राइंग की साइज आपने ज़्यादा ली है, उसकी एक्चुअल साइज कम है। और अगर ड्राइंग की साइज ज़्यादा है, एक्चुअल साइज कम है, तो आर एफ के फॉर्मूले से आप देख सकते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा होगी। और न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा है तो हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि किसी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज को जब आप ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं तो उसे फुल साइज स्केल बोला जाता है। तो उस केस में ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों सेम होती है। तो इस केस में आर एफ की वैल्यू क्या है आपकी, इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू आर एफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग स्केल फॉर विच आर एफ should always be less than 1. Second one is enlarging scale for which RF should always be greater than 1, and for full size scale is always equal to 1. Next, one important formula for this topic is length of scale RF into maximum length। मैं इसको आगे के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आर एफ के हिसाब से जो आपके डिवीज़न थे, स्केल के टाइप्स थे, वो 3 टाइप्स के थे, वैसे अकॉर्डिंग टू यूनिट मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट मेजरमेंट के हिसाब से भी स्केल डिफरेंट टाइप्स की होती है। आपके सिलेबस में बेसिकली आपको 2 टाइप की स्केल पढ़नी है। फर्स्ट वन इज़ प्लेन स्केल, अनदर वन इज़ डायगोनल स्केल। फर्स्ट वन इज़ प्लेन स्केल, अनदर इज़ स्केल। और भी टाइप की होती है आपकी वर्नियर स्केल और भी कंपैरेटिव स्केल, डिफरेंट टाइप्स की स्केल है। मेनली आपको फोकस इस पे करना है। फर्स्ट है प्लेन स्केल, सेकंड है डायगोनल स्केल। और ये किसके बेस्ड पे? ये बेस्ड है यूनिट मेजरमेंट के बेस्ड पे। यूनिट मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि मैं यूनिट किसे बोल रहा हूँ। तो सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कोई एक लेंथ है 10 मीटर, कोई दूसरी लेंथ है सपोज 10.3 मीटर, कोई तीसरी लेंथ है सपोज 217.35 किलोमीटर।
तो हमें पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये कितनी यूनिट इसमें है, कोई हिडन यूनिट भी है क्या। तो 10 मीटर, इसमें आप देख सकते हैं सिंपली एक ही यूनिट है, मीटर। 10 मीटर मतलब सिर्फ एक यूनिट, मीटर। अगर मैं 10.3 मीटर बोल रहा हूं तो इसमें जो मीटर है वो इस 10 की यूनिट है, 10 मीटर। और क्योंकि डेसिमल आया है तो जो 0.3 है, तो मीटर से जस्ट छोटी यूनिट, सब यूनिट, मीटर की सब यूनिट होती है डेसीमीटर। मींस 10.3 मीटर में कौन कौन सी यूनिट है आपकी, 10 मीटर प्लस 3 डेसीमीटर। तो 10.3 मीटर में आपकी दो यूनिट है, एक मीटर, दूसरी डेसीमीटर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 217.35 की, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड चाहे जितने नंबर हो उसकी यूनिट एक ही रहती है। तो 217 की यूनिट हो गई किलोमीटर, प्लस डेसिमल के राइट साइड जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, डेसिमल के राइट साइड जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यूनिट बढ़ते जाती है। तो 217 की यूनिट हो गई किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी यूनिट होती है हेक्टोमीटर। जो 3 की यूनिट क्या हो गई, हेक्टोमीटर। और 5 की यूनिट क्या हो गई, डेकामीटर। मींस इसमें कितनी यूनिट छिपी हुई है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। तो अगर आपको कोई एक यूनिट मेजर करने बोला जाए किसी प्रॉब्लम में, या फिर किसी दो यूनिट को मेजर करना है, तो आप प्लेन स्केल का यूज करते हैं। मैक्सिमम 2 यूनिट के लिए। लेकिन आपको अगर 3 यूनिट मेजर करना है, आपको अगर 3 यूनिट मेजर करनी है, तो आप उस केस में प्लेन स्केल का यूज नहीं कर पाते, आपको डायगोनल स्केल का यूज करना पड़ता है। अगर एक यूनिट है या दो यूनिट है, जैसे सपोज 7.6 डेसीमीटर, तो इसमें दो यूनिट कंटेंट है, 7 डेसीमीटर और डेसीमीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर है, तो आप इसे प्लेन स्केल से मेजर कर लेंगे। लेकिन सपोज 7.65 डेसीमीटर होता तो इसमें 3 यूनिट है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो इस लेंथ को अगर आपको रीड करना है, मेजर करना है, तो आप प्लेन स्केल का यूज नहीं कर सकते, आपको डायगोनल स्केल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम सिंगल यूनिट का है, मान लो सपोज 7 किलोमीटर है, सिंगल यूनिट है, तो आप इस केस में प्लेन स्केल यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी आपको समझने की है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो भले सिंगल यूनिट के होते हैं या जो 2 यूनिट के होते हैं, जिन्हें हमें प्लेन स्केल से मेजर करते बन जाना चाहिए, लेकिन वो आप नहीं कर पाते। तो वैसे प्रॉब्लम में आपको डायगोनल स्केल का यूज करना पड़ता है। मैं फिर से इस बात को जोड़ दे के कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया कि प्लेन स्केल कब यूज करते हैं, जब एक यूनिट का प्रॉब्लम हो, जब एक यूनिट की लेंथ मेजर करनी हो, या मैक्सिमम 2 यूनिट की लेंथ मेजर करनी हो। 2 यूनिट में आपकी लेंथ है या सिंगल यूनिट में आपकी लेंथ है, वो मेजर करनी है, तो आप प्लेन स्केल का यूज करेंगे। 3 यूनिट है तब तो आप प्लेन स्केल यूज कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कभी कभी कुछ ऐसी लेंथ होती है जिसको आप 1 यूनिट या 2 यूनिट की रहती है, लेकिन आप प्लेन स्केल से यूज नहीं कर सकते, नहीं मेजर कर सकते, प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं होता। तो वैसे केस में आपको डायगोनल स्केल यूज करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि डायगोनल स्केल को आप सिंगल यूनिट, डबल यूनिट
और 3 यूनिट के केस में यूज़ की जा सकती है, लेकिन जो प्लेन स्केल है वो 3 यूनिट के केस में यूज़ नहीं की जा सकती। लेकिन प्रिफरेबल ये होता है कि प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन थोड़ा आसान होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम सिंगल या डबल यूनिट का होता है तो पहले हम उसे प्लेन स्केल से सॉल्व करते हैं, अगर वो नहीं बन रहा है तो हम डायगोनल स्केल से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम 3 यूनिट का है, 8.96 किलोमीटर या 333.85 किलोमीटर, तो ये प्रॉब्लम 3 यूनिट का है। 333 किलोमीटर में आ गए, जो 8 के लिए हुआ आपका हेक्टोमीटर और 5 के लिए आपका डेकामीटर। ये ध्यान रखना कि डेसिमल के लेफ्ट साइड चाहे कितने भी आप नंबर बढ़ा लीजिए, उसकी एक ही यूनिट रहती है, लेकिन डेसिमल के राइट साइड जैसे जैसे नंबर आते हैं फिर आपकी वो यूनिट बढ़ते जाती है। तो अकॉर्डिंग टू आरएफ आपने देखें कि 3 टाइप की स्केल होती है, एनलार्जिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, फुल साइज स्केल। एंड अकॉर्डिंग टू यूनिट मेजरमेंट आपको जो स्केल पढ़नी है वो 2 टाइप की है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। कुछ स्केल्स और होती है जैसे वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कहाँ पर उसका यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। लेकिन बेसिकली अभी आप ये ध्यान रखिए कि यूनिट मेजरमेंट के हिसाब से आपको 2 स्केल पे मेनली फोकस करना है आपके सिलेबस के हिसाब से, वो है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। अब चाहे आप प्लेन स्केल का प्रॉब्लम बनाइए, चाहे आप डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम बनाइए, एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे कि अभी तक आपने जो स्केल देखी होगी, आप जनरल जो मार्केट से स्केल खरीदते हैं उसमें आपने देखा होगा, मान लो वो स्केल 15 सेंटीमीटर की है, तो आपने देखा होगा 1 2 3 4 अप टू 15 ऐसे नंबर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू। आप इस स्केल से मैक्सिमम कितना रीड कर पाते हैं, 15 सेंटीमीटर। और बड़ी स्केल भी आती है, जनरल जो स्केल आती है, छोटी स्केल अपन परचेस करते हैं, उससे आप मैक्सिमम रीड कर पाते हैं 15 सेंटीमीटर। और इसमें हर एक सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया रहता है, आप देख सकते हैं। हर एक सेंटीमीटर को फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट कितना होता है, 1 मिलीमीटर। मतलब जो आप मार्केट से जनरली स्केल करते हैं, प्लास्टिक की आपकी जो स्केल रहती है, उसमें आप मिनिमम कितना रीड कर लेते हैं, मिनिमम आप रीड कर लेते हैं 1 mm, मैक्सिमम आप रीड कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो जो किसी स्केल से आप मैक्सिमम रीड कर पाते हैं, उस लेंथ को अपन बोलते हैं मैक्सिमम लेंथ। जब हम प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर ये मैक्सिमम लेंथ का यूज़ आएगा। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ वो लेंथ होती है जो आप किसी स्केल से मैक्सिमम मेज़र कर पाते हैं। अब सोचिए कि अगर आपको ये जो स्केल है जो मार्केट में मिलती है, इसको थोड़ा सा आपको आसान बनाना है। जो मार्केट में स्केल मिलती है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे पार्ट डिवाइड रहेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन को अगर आपको आसान बनाना है तो आप कैसे आसान बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने इसको 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अभी जो स्केल परचेस करते होंगे आप मार्केट से, वो यहाँ स्टार्टिंग में रहता है 0, फिर 1 2 3 4 5 अप टू 15। इसी लेंथ को आपने
15 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और आपने जीरो यहां पर न लिख के जीरो यहां लिख दिया। 1 2 3 4 ऐसा बढ़ते बढ़ते ये 15 नहीं है, ये 14 है, ये आपका 14। जीरो स्टार्टिंग पॉइंट में न लिख के आपने जीरो को पहले पॉइंट पे लिखा, 0 1 2 3 4 5 6, और आपने ये मान लिया या उसमें आपने ऐसा डिनोट कर दिया कि जीरो की राइट साइड की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। आपको एक 15 सेंटीमीटर की लेंथ की स्केल बनानी है, जो मार्केट में मिलती है वैसे ही मिलती जुलती आपको एक स्केल बनानी है जो कि 15 सेंटीमीटर मैक्सिमम रीड कर पाए और मिनिमम 1 मिलीमीटर रीड कर पाए, जैसा कि मार्केट में मिलती है स्केल। उसी को मैं थोड़ा सा आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इस कंसेप्ट का यूज प्लेन स्केल डायगोनल स्केल में अपन करेंगे। तो मैंने क्या किया, उतनी लेंथ को ले लिया, उतनी ही लेंथ को 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, लेकिन जीरो मैंने कहाँ लिखा, फर्स्ट पार्ट के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 14, राइट साइड में अपन गए 0 से 14 तक और वहां पर मैंने यूनिट मार्क कर दी सेंटीमीटर। अब जो बचा हुआ लेफ्ट पार्ट है, अगर टोटल 15 सेंटीमीटर है तो राइट साइड हो गया 0 से 14, इसका मतलब जो लेफ्ट पोर्शन है वो भी 1 सेंटीमीटर है। लेकिन अपने को इसी तरीके की एक स्केल बनानी है जो मिलीमीटर को भी रीड कर पाए सेंटीमीटर के साथ। तो जो लेफ्ट पोर्शन है जो कि 1 सेंटीमीटर है, उसको मैंने यहां पर लिखा 10 और मैं यूनिट यहां पर लिख रहा हूं मिलीमीटर। और ये जो हर बार पार्ट्स डिवाइड होते थे 10 पार्ट्स, मैं हर बार ना करके सिर्फ जीरो के लेफ्ट पोर्शन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। जीरो का राइट पोर्शन सेंटीमीटर रीड करेगा, जीरो का लेफ्ट पोर्शन मिलीमीटर रीड करेगा, और मैंने सिर्फ जीरो के लेफ्ट पोर्शन को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जो वर्क मैं इस स्केल से कर पाता हूं, मैं चेक करता हूं कि क्या वो मैं इस स्केल से कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। मान लो मुझे एक लेंथ मेजर करनी है 5.3 सेंटीमीटर या 4.7 सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। तो जनरल जो मार्केट में से अपन स्केल खरीदते हैं उससे आपको मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करेंगे, जीरो से लेकर 4 तक जाएंगे और 4 से 7 आगे, मान लो ये 7 है, मिलीमीटर वाला 7 है, तो जीरो से आप 4 तक जाएंगे और उसके आगे 7th नंबर की लाइन, ये हो गया आपका 4.7 सेंटीमीटर। मान लो आपको 2.5 सेंटीमीटर रीड करना है, तो जीरो से आप 2 तक गए और उसके बाद ये 5 वाला पॉइंट आया, तो ये हुआ 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या इसी वर्क को मैं अभी जो मैंने तरीका सिखाया उससे मेजर कर सकता हूं क्या, चेक करते हैं। मुझे मेजर करना है 4.7 सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर प्लस 7 मिलीमीटर। तो इस स्केल में जीरो के राइट साइड सेंटीमीटर वाला पार्ट है, जीरो के लेफ्ट साइड मिलीमीटर वाला पार्ट है। 4.7 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर है आपका, ये पोर्शन हुआ 4 सेंटीमीटर जीरो के राइट साइड। अब बचा कितना, 7 मिलीमीटर। तो जीरो के लेफ्ट साइड ये जो 7th नंबर का पॉइंट है, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो ये हो गई 4.7 सेंटीमीटर। मुझे कोई ऐसा जरूरी तो है नहीं कि आपको अगर लेंथ मेजर करना है तो इसी डायरेक्शन में मेजर करना है। लेंथ तो आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, लेंथ किसी भी डायरेक्शन में मेजर की जा सकती है। तो मैंने जो सेंटीमीटर वाला पोर्शन है उसे राइट साइड लिया, मिलीमीटर वाले पोर्शन को मैंने लेफ्ट साइड लिया। अगर मेरे को मेजर करना है सपोज 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर, तो ये हुआ आपका 2 सेंटीमीटर। और यहां पर सपोज ये 5 है,
ये 5 है, तो 0 से राइट साइड 2 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड 5 मिलीमीटर, तो ये लेंथ हो गई 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें खास बात क्या हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं 15 सेंटीमीटर की जो आप स्केल परचेस करते हैं, उस स्केल में आपको हर एक सेंटीमीटर को बार बार 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। 0 से 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 से 2 को 10 पार्ट्स में, 2 से 3 को 10 पार्ट्स में, 3 से 4 को 10 पार्ट्स में, मतलब हर एक सेंटीमीटर को आपने हर बार 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन मैंने जो आपको वे बताया उसमें आपने सिर्फ एक बार 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपने बार बार 10 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। और जो मेजरमेंट आप यहां से कर सकते हैं वही मेजरमेंट आप यहां से भी कर सकते हैं। जो मेजरमेंट आप इस स्केल से कर पा रहे थे वही मेजरमेंट मिनिमम 1 मिलीमीटर से लेकर मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर की सारी रीडिंग आप इस स्केल से भी रीड कर सकते हैं और इस स्केल से भी रीड कर सकते हैं। जबकि इस स्केल का कंस्ट्रक्शन आसान है क्योंकि आपको सिर्फ एक पोर्शन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो ये जो कंसेप्ट है वो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। उन दोनों ही स्केल में जो 0 है वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट ना होकर आफ्टर फर्स्ट पॉइंट 0 स्टार्ट होता है। फिर अलग अलग तरीके से यूनिट लिखने का उसमें तरीका होता है। वो सारी चीज़ें जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगा उस समय मैं आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।